हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उनको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सीरीज़ पहले से हमारी चल रही है। आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन एग्जॉस्ट गैस इन मैक्सिमम। क्या कहता है कि वो कौन सी कंडीशन है जो ऑटोमोबाइल निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में होगा तब एग्जॉस्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी। तो कौन सी कंडीशन है, वो हमारा आंसर होगा सी। क्या है ये? आइडियल रनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, या निष्क्रिय चालन का मतलब क्या है? ऐसी पोजीशन जब गाड़ी का इंजन तो चल रहा हो लेकिन गाड़ी यानी व्हीकल मूवमेंट में ना हो, व्हीकल की कोई मोशन नहीं हो। ये कंडीशन कब हो सकती है? जब गाड़ी रेड लाइट पर हो, वेट किया जा रहा हो या पार्किंग के लिए वेट कर रही हो, तो इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर, या हम वैसे ही चला लेते हैं लेकिन गाड़ी रनिंग में नहीं होती लेकिन इंजन चला हुआ था, उसको बोलते हैं आइडियल रनिंग यानी कि निष्क्रिय चालन। तो उस समय सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है गाड़ी के अंदर। तो जो पहला ऑप्शन है वो तो क्या है, सामान्य चाल, चलते रही। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मतलब होता है कि गाड़ी टाइम टू टाइम स्पीड बढ़ती जा रही हो, उसकी मोशन बढ़ती जा रही हो। डी एक्सेलरेशन क्या है? गाड़ी रुकती हुई यानी कि स्लो होती हुई चलती है, यानी पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर कम फिर कम। तो इस तरह से होते हैं। ये चारों ही कंडीशन है गाड़ी की, लेकिन सी हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इन ऑल सेंस, यानी मोटर गाड़ी के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित में कौन सी गैस जहरीली होती है? तो उसमें पॉइजन होता है, तो कौन सी होगी? वो हमारा आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी ये चीज़ें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये डीजल की गाड़ी में ही होगी, पेट्रोल की गाड़ी में नहीं होती। तो कई तरह के, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सभी गाड़ियों में निकलती है और ये एक जहरीली गैस है। इसको किस रूप में लिखते हैं हम? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लेड टू द पॉल्यूशन पॉल्यूएंट, यानी कि जो विषैला पदार्थ बनाता है, उत्सर्जन करती है गाड़ियाँ, उस जहरीला प्रदूषण बनाती हैं, उत्सर्जन करती हैं। तो इस तरह से लीड, तो कौन सा है? तो वही चीज़, लेड नहीं, सॉरी, ये लीड है। लीड्स करती हैं तो कौन सी निकालती हैं? तो ये क्या हो गया? वही आंसर होगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ें एक बार इसको। Which is the following gas is produced due to incomplete combustion of fuel? ईंधन के अपूर्ण जलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वही है हमारा आंसर, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, यानी अंत्य दहन क्रियाएं जहाँ होती हैं, तो गाड़ी में क्या होती है? अंत्य दहन क्रिया होती है। जैसे बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाने को मना किया जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन के स्तर कम होता है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक ही एटम जुड़ पाता है, उसी को कार्बन
मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये हमारे लिए जहरीली गैस है जो हमारा दम घोट देती है, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल बनती है जो ओपनली दहन क्रियाएं कराई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, तो पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ओजोन परत द्वारा पैराबैंगनी किरणों को रोकना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। पॉल्यूशन इन हाउस इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में घरों का प्रदूषण, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सी है हमारा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेयर गैसेज, तो गैसों के द्वारा वायुमंडल की गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ये बिल्कुल ठीक हमारा आंसर है। तो यही हमारा आंसर होगा, कौन सा, सी। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मोक, ये काफ़ी शब्द यूज हो रहा है आजकल, आजकल तो नहीं कह सकते, लेकिन कहने का मतलब सर्दियों में काफ़ी यूज होता है। स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो स्मोक किसका संयोजन है, तो स्मोक क्या है, तो जो स्मोक शब्द यूज होता है वो है धुआं और कोहरा, यानी कि स्मोक एंड फॉग। ये सर्दियों के अंदर जब फॉग होता है तो कई बार देखते हैं कि हमारी आंखों में जलन होती है दिवाली के आसपास, तो काफ़ी या सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो उसको ही कहते हैं स्मोक। यानी वो फॉग नहीं है, फॉग प्लस स्मोक यानी धुआं, उसको ही कहते हैं स्मोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2 अदर हाउस गैस, तो CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CO2 के अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन कभी ग्रीन हाउस में नहीं आती, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऑर्गन निष्क्रिय गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी बची, मीथेन, मीथेन यानी CH4, इसको क्या बोलते हैं हम, मीथेन। तो ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इन ऑप्शनों में से ढूंढना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वायु, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। तो ये किसके कारण कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, बिल्कुल ठीक है। यानी कि वैश्विक तापमान का बढ़ना पृथ्वी के ही वायुमंडल के कारण, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं वो क्या कर लेती हैं, वो हीट को रोक देती हैं, और वापसी जाने से रोक देंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा यही बनता है, फर्स्ट। ठीक है, बाकी हमारे बाद में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हैं, उनको शायद ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा आंसर है। मानव गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आना, तो ठीक है, तो मानव गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आ जाना, कई कारण हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण है से, लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं बनता। खनिज ईंधनों के जलने के कारण प्रदूषण होना, तो पॉल्यूशन एक अलग चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अलग चीज़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ जाना, किसकी वजह से, वायुमंडलीय गैसों के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज द लिस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे तापमान बढ़ाता कम, तो उसके बारे में बात की गई है। तो आंसर दें तो कौन सा होगा, भूतापीय
ऊर्जा। तो कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी से वापसी जाने वाली, पृथ्वी से टकराकर जो एनर्जी या ऊर्जा निकलती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जियोथर्मल एनर्जी है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हीट है उसके बारे में बात करता है। तो ये सबसे कम करती है, सबसे कम, क्योंकि पृथ्वी की सतह पृथ्वी के ज्वालामुखी के कारण ऊपर से गर्म नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखते हैं कौन सी नहीं है। पहला है वाटर वेपर, जलवाष्प बिल्कुल हैं, क्योंकि हमें बताया गया है या हमने पढ़ा होगा कि बादलों वाली रात ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या हैं? वाटर वेपर हैं। जलवाष्प हैं तो वो हीट को जाने से रोक देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूशन गैस है, न कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट हाईएस्ट प्रेजेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है? तो वो कौन सा है? तो 92 को देखें क्या कह रहा है? मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन। तो चारों में से कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ग्रीन हाउस सबसे बड़ी गैस मानी जाती है इनमें से कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज़्यादा है, हाईएस्ट प्रेजेंटेशन है इसकी, और सर्वाधिक प्रतिशत है, हाईएस्ट प्रतिशत है, परसेंटेज है, तो किसकी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम होने की संभावना होती है? विच इज द फॉलोइंग द लिस्ट? तो ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में बात करते हैं। 93 क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं। लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज पर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए रूरल डेल्टा क्षेत्र का अक्षय हो जाना। तो ये अगला ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ नेस, यानी कि हरिकेन के बार बार आना। आगे देखते हैं। डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, वनस्पति के दर को कमी होना। और श्रिंकिंग ऑफ द पोलर ऑफ रीजन, ध्रुवीय हिम क्षेत्र का सिकुड़ना। तो सबसे कम कह रहा है, ये सभी काम होंगे, क्योंकि कृषि के लिए जो उर्वरक डेल्टा क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे समुद्रों का तट बढ़ जाएगा, हमारा डेल्टा क्षेत्र कम हो जाता है। और बार बार हाई प्रेशर, लो प्रेशर, अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो हरिकेन यानी कि साइक्लोन भी आएंगे ही आएंगे। तो सबसे कम की बात कर रहा है, तो सबसे कम कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? तो सबसे कम होता है हमारा सी। इफेक्ट तो आएगा लेकिन सबसे कम आएगा, तो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी से उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सब कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णता से, बर्निंग फ्यूल्स, सील फ्यूल खनिज ईंधनों के जलने से, सीमेंट के उत्पादन से, और देखते हैं क्या कह रहा है कि
डिफॉरेस्टिंग, जंगलों की कटाई से। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले एक बार, ना समझ में आया था। कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित एक को छोड़कर बाकी सभी से उत्पन्न होती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है कि किससे उत्पन्न होगी। तुम्हारा आंसर क्या हो सकता है? ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ग्लोबल वार्मिंग से भी, सीमेंट उत्पादन, जंगलों की कटाई से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी। जंगलों की कटाई होगी तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा सी। तो सीमेंट प्रोडक्शन, तो सीमेंट प्रोडक्शन से पार्टिकल्स आएंगे, वो अलग चीज़ है, तो पॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित एक को छोड़कर बाकी सभी से उत्पन्न होती है। तो सीमेंट प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ें एक बार। ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो इन ऑप्शन में से देखना है। ओजोन, ओजोन तो ग्रीन हाउस को यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के काम आती है। वाटर वेपर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या होगा? वाटर वेपर, पानी की वाष्प। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल है। मीथेन बिल्कुल है। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल है। ऑर्गन एक नोबल गैस है, तो ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से यहाँ से भी बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ के आ चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीथेन नहीं आई है, तो मीथेन नहीं है, क्योंकि अमोनिया नहीं है। मीथेन तो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और अमोनिया नहीं है, तो ये नहीं आएगी। अमोनिया नहीं मानी जाती, तो अमोनिया का तो को इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 98 रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज द मोस्ट टूवर्ड टोटल ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक स्रोत पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो कौन से क्वेश्चन की बात करें? 98। तो ऑप्शन देखें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या कह रहा है? मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो मुख्य रूप से कौन है? तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेस्ट एंड ओशन एक्ट एज सिंक फॉर विच ग्रीन हाउस गैस? वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड के होते हैं? तो वन और महासागर किन ग्रीन हाउस गैस के कुंड के होते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेस्ट एंड ओशन एक्ट इज द सिंक फॉर ग्रीन हाउस गैस। तो 99 करें तो कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जलीय जीव हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट एंड ओशन एक्ट एज सिंक फॉर विच ग्रीन हाउस गैसेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर होगा। द डिफेंस ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो सबको ये आंसर पता होगा किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC जो हमारी
एसी से, फ्रिजों से निकलती है। फ्रिजों से मोस्टली निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत पतली होने के कारण उसमें छिद्र या सुराख होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो हम सुपर 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर सकें। और इस तरह से अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।